Morning everyone, welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. Today we start economic subject of class 10th. We start with chapter number 3 money and credit. इसके पहले के दो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं. Now come to the third chapter money and credit. मनी, व्हाट इज़ मनी? मनी क्या होता है सबको पता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये मनी एंड वेरी वैल्यूएबल चैप्टर. मनी क्या होता है सबको पता है. जो मनी ऐसा किसी भी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, परचेसिंग और सेलिंग के बीच में जो मीडियम जो होता है जिसके थ्रू हम परचेसिंग और सेलिंग करते हैं वो सोर्स क्या कहलाएगा? मनी कहलाएगा. कि मनी के फॉर्म में ही हम चीज़ों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. द यूज़ ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. और हमारी लाइफ का कोई भी कॉर्नर, कोई भी साइड ऐसा नहीं है जो मनी से टच्ड ना हो. जो भी काम हम करते हैं, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे कोई चीज़ खाएं, चाहे हम कोई मेडिसिन लें, कुछ भी काम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हम करते हैं तो वो सब किसके फॉर्म में होते हैं? मनी के फॉर्म में, उसके यूज़ से होते हैं. बिना मनी के यूज़ के हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. जैसे हम हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम खुद भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं मनी का. कोई चीज़ हम खरीदने के लिए जाते हैं शॉप से तो हम उनको पैसे देते हैं, उसके बाद उसको एक्सचेंज करके हम उनसे कोई दूसरी चीज़ लेते हैं. तो मनी का जो ट्रांजेक्शन होता है वो हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम देख सकते हैं. कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज? आप दिन भर क्या ट्रांजेक्शन करते हो, कैसे ट्रांजेक्शन करते हो मनी का, इसका एक लिस्ट बनाना आप. इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी. आप पैसों की जगह किसी चीज़ को बेचते हो पैसों के एक्सचेंज में, और पैसों के ही एक्सचेंज में आप किसी चीज़ को खरीदते हो. तो सेलिंग और परचेसिंग, अभी मैंने बताया था सेलिंग और परचेसिंग दोनों एक्टिविटीज़ जो होती है वो किससे होती है? मनी से होती है. इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी. सर्विसेज को भी हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ये अपनी सर्विस देते हैं. किसके लिए देते हैं? मनी के लिए देते हैं, पैसों के लिए. हम इनको पैसे देते हैं. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट के लिए गए तो हमने डॉक्टर को क्या दी? फीस दी. फीस किसके फॉर्म में दी? मनी के फॉर्म में दी. तो हम उनको फीस दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, इसलिए वो हमें अपनी क्या देंगे? सर्विस देंगे. फॉर सम there might not be any actual transfer of money taking place now but a promise to pay money later. अब ऐसा नहीं होता है कि मनी का जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर या उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही होता है. ठीक है, जैसे आप शॉप के ऊपर गए, आपने कोई चीज़ खरीदी तो आप उसको वहाँ पर एट प्रेजेंट उसी टाइम पर आप उसको पेमेंट कर सकते हो. या फिर आपका अगर कंटिन्यू रेगुलर आप उसी से परचेसिंग करते हो तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि हम आपको जो भी आपका पेमेंट है वो बाद में पे कर देंगे या तो एंड ऑफ द मंथ पे कर देंगे. जैसे फॉर बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ मिल्कमैन का. दूध हम लेते हैं, हमारे घर के अंदर दूध आता है, मिल्क आता है. तो ऐसा नहीं है कि हम डेली का डेली उसको पेमेंट कर रहे हैं. हम उसको पेमेंट कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द मंथ. महीने के एंड के अंदर मम्मी उसका बिल बनाती है और उसको पे कर देते हैं. ठीक है, तो पेमेंट ऐसा भी होता है जिसको हम बाद में भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं, वो भी पेमेंट किसके फॉर्म में होगा? मनी के फॉर्म में होगा. अगर आप उसको महीने के एंड में भी दे रहे हो तो भी मनी के फॉर्म में ही दोगे, और डेली भी दे रहे हो तो भी मनी के फॉर्म में ही दोगे. तो कहने का मतलब ये है कि मनी का जो पेमेंट है वो आप पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कर सकते हो और लेटर भी कर सकते हो, यानी बाद में भी कर सकते हो. आया आप लोगों के समझ में? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी? आपने कभी सोचा है कि ये ट्रांजैक्शन मनी से ही क्यों होते हैं? पैसे से ही कोई चीज़ क्यों खरीदी और बेची जाती है? द रीज़न इज सिंपल. अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजीली एक्सचेंज इट फॉर एन कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वॉन्ट. ठीक है, मनी एक ऐसी चीज़ बनाई है गवर्नमेंट ने जिससे आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो और कोई भी चीज़ बेच सकते हो, आपकी जो मर्जी हो. दस एवरीवन प्रिफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट. सब लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ हम अगर सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आए? पैसे आए, मनी आए. क्योंकि उसी मनी से वो खुद भी परचेसिंग कर सकते हैं दूसरी जगह पर जा कर के. यानी कि जो पैसे आप उसको दोगे उस पैसे से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद सकता है. टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर. एक शू मैन्युफैक्चरर, जूते बनाने वाले की अगर हम बात करते हैं, ही वॉन्ट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय वीट.
वो चाहता है कि वो अपने शूज़ को मार्केट के अंदर सेल कर दे, जो शूज़ उसने बनाए हैं, और उसकी जगह पे वीट जो कंजप्शन की उसके काम में आएगा उस वीट को वो परचेज कर ले। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट he has produced for money and then exchange the money for wheat। अब वो शू मेकर क्या करेगा, सबसे पहले उन शूज़ को ले जाके मार्केट में सेल करेगा और उसकी जगह पे उसको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग और परचेजिंग दोनों के लिए हमें क्या मिलता है, मनी मिलता है। तो उसको सेल करके उसको मनी मिलेगा, उसी मनी को वो वीट वाले जो भी वीट सेलर है उस वीट सेलर को उसी मनी को दे करके वो उससे क्या खरीद लेगा, वीट खरीद लेगा। इमेजिन हाउ मच मोर difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoe for wheat without the use of the money। अगर मनी नहीं होता, करेंसी नहीं होती, तो शू मेकर अपने शूज़ को कैसे बेचता और उसके एक्सचेंज में उसको वीट कैसे मिलता। कितना टिपिकल हो जाता ये ट्रांजैक्शन, क्योंकि जिसको वो वीट बेचता उसको शूज़ की ज़रूरत होती या ना होती, वो उससे शूज़ खरीदता या ना खरीदता, तो ये ट्रांजैक्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। How would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा नहीं है कि जो वीट सेलर है, जो वीट बेचने वाला है, उसको शू की ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि उसको शू की ज़रूरत हो तो वो उससे शूज़ खरीद के उसको वीट दे देगा। अगर उसको शू का नीड ही नहीं हुआ, अगर वो शू खरीदना ही नहीं चाहता, तो वो अपना वीट उसको क्यों देगा। दैट इज़ both parties have to agree to sell and buy each other commodity। और एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बोथ पार्टी हैव टू सेल और बाय ईच अदर कमोडिटी। ये वाला इसकी कमोडिटी खरीदने के लिए तैयार हो और ये वाला इसकी कमोडिटी खरीदने के लिए तैयार होगा, तभी इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है। अगर शू लेने के लिए वीट सेलर एग्री नहीं है तो वो इसको अपना वीट नहीं देगा। अगर वीट सेलर शू सेलर जो है वो अगर वीट लेने के लिए एग्री नहीं है तो वो इससे अपना वीट नहीं लेगा और इसको अपना शू नहीं देगा। आया आप लोगों के समझ में। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये आप लर्न कर लेना, व्हाट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये डेफिनेशन आ सकता है आपका, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। Both parties have to agree to sell and buy each other commodity is known as double coincidence of bond। ये एक क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो रिक्वायरमेंट होता है चीज़ को एक्सचेंज करने का, वो रिक्वायरमेंट क्या कहलाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। What a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy। जो एक बेचना चाहता है वो दूसरा खरीदना चाहे। In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of bond is an essential feature। बार्टर सिस्टम सब लोगों को पता है। बार्टर सिस्टम के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है बार्टर सिस्टम, जहाँ पे कमोडिटी से एक्सचेंज होता है, वो सिस्टम क्या कहलाएगा, बार्टर सिस्टम कहलाएगा। कमोडिटी किससे एक्सचेंज हो रही है, कमोडिटी से एक्सचेंज हो रही है। आया आप लोगों के समझ में, वो सिस्टम क्या कहलाएगा, बार्टर सिस्टम। किसी चीज़ को किसी चीज़ के बदले में ही हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, बार्टर सिस्टम। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of bond। अब जैसे ही मनी आ गया इकोनॉमी के अंदर, वैसे ही जो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो नीड थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। यानी कि ये जो प्रोसेस था वो होना क्या हो गया, बंद हो गया। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy this shoe and at the same time sell him। ठीक है, अब ये शू मेकर के लिए ज़रूरी नहीं था कि वो एक ऐसा वीट वाला ढूंढे, एक ऐसा वीट सेलर ढूंढे जिसको वो अपना शू सेल कर सके। समझ में आया। All he has to do is find a buyer for his shoe। Once he exchanges his shoe for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market। एक बार उसने अपना शू मार्केट के अंदर ले जाकर के बेच दिया, उसको पैसे मिल गए, मनी मिल गई, करेंसी मिल गई, तो वो क्या करेगा, उस मनी को दे करके कहीं से भी वीट खरीद सकता है। उसको ऐसा पर्सन, ऐसा वीट सेलर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जो उसका शू ले करके उसको वीट दे। सिंस मनी एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस।
और एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर मनी किसका काम करती है? इंटरमीडिएट, बीच का काम करती है। आया समझ में? जैसे ये दोनों कमोडिटी के बीच का काम कौन करेगा? मनी करेगी। ठीक है, कि मनी के फॉर्म में ही ये कमोडिटी इसके पास जा सकती है, इसके पास जा सकती है, और ये कमोडिटी मनी के फॉर्म में ही इसके पास आ सकती है। आया आप लोगों के समझ में? एंड दिस इज़ नोन एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये एक क्या है? फीचर है मनी का, कि मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कि आप उसको एज अ मीडियम यूज़ कर सकते हो कोई भी चीज़ एक्सचेंज करने के लिए। समझ में आया आप लोगों को? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है वैसे वैसे मनी का फॉर्म भी चेंज होता जा रहा है। देखो यहाँ साइड में दे रखा है अर्ली पंच मार्क कॉइन्स, यानी पहले किस तरह के कॉइन बनते थे? ऐसे छाप करके ऐसे कॉइन बनाते थे। उसके बाद गुप्तास के कॉइन आए, गुप्ता पीरियड के कॉइन आए, फिर तुगलक के कॉइन, फिर गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर, गोल्ड की मोहरें निकाली थी अकबर ने, गोल्ड के कॉइन्स निकाले थे, और फिर आ गया हमारा मॉडर्न कॉइन 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपी कॉइन। ठीक है, जिसको सब पहचानते हैं, सब जानते हैं, सबने देखा है ये। वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांसैक्शन। हमको पता है कि मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है किसी भी ट्रांसैक्शन के अंदर। हम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब जो चीज़ बिकने को तैयार हो मार्केट के अंदर, जो कमोडिटी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वॉज यूज्ड एज मनी। ठीक है, पहले जब कॉइन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, जब लोग कॉइन के यूज़ को नहीं जानते थे, तो ऑब्जेक्ट को यानी कि कमोडिटी को ही कमोडिटी से एक्सचेंज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे? ग्रेन्स यानी कि जो अनाज वो प्रोड्यूस करते थे उसके साथ में, और जो कैटल्स वो रखते थे, जो जानवर वो चराते थे, रखते थे, उनको पालते थे, तो उन्हीं का वो लोग क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ, उसके बाद क्या आए? मेटालिक कॉइन्स आए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स आए। अ फेस विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी, और लास्ट 19-20 सेंचुरी के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। 18 और 19 सेंचुरी के अंदर ये सारे कॉइन्स हमारे इंडिया के अंदर चले थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट करेंसी। मॉडर्न जो करेंसी अभी रेगुलर चल रही है हमारे इकोनॉमी के अंदर, वो कौन सी करेंसी है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। इंडियन करेंसी के अंदर क्या आते हैं? एक तो पेपर के नोट्स आते हैं, और क्या आते हैं? कॉइन्स, जैसे 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी का जो कॉइन होता है वो। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver और copper. अब ट्रेंड क्या हो गया? थोड़ा चेंज हो गया। जो मॉडर्न करेंसी है वो ना तो सिल्वर की बनती है, ना गोल्ड की बनती है, ना ही कॉपर की बनती है, क्योंकि अगर 1 रुपये का सिक्का गोल्ड का बना देंगे तो कितना महंगा हो जाएगा, वो लोग उसी को बेच करके पैसे कमा लेंगे। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज़। आजकल हर किसी के काम में आने वाली चीज़ नहीं है ग्रेन और कैटल, तो उनको ट्रांसैक्शन से क्या कर दिया? अलग कर दिया। द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। अब जो मॉडर्न करेंसी आई है वो अपना खुद का यूज़ वो बना सकती है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बदले में वो किसी और चीज़ को एक्सचेंज करे। देन व्हाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों माना? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government. क्योंकि गवर्नमेंट ने इस करेंसी को क्या कर दिया? अथॉरिटी दे दी, ऑथोराइज कर दिया कि कोई भी पर्सन उसको एज अ मीडियम यूज़ कर सकता है किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने के लिए। समझ में आया आप लोगों को? इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का मिड ऑफ द चैप्टर कि इंडिया के अंदर करेंसी इशू कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही एक ऐसी बैंक है जो क्या करती है? करेंसी इशू करती है। आप लोग ये सोचते होंगे ना कि करेंसी गवर्नमेंट निकालती है, कि सरकार निकालती है पैसा, तो सरकार के पास ही रहता है पैसा, तो नहीं। प्रिंटिंग का जो काम होता है वो किसके पास आता है? आरबीआई के पास आता है। इशूइंग का जो काम होता है वो किसके पास आता है? आरबीआई के पास आता है। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। आरबीआई के अलावा कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इंडिया के अंदर जो करेंसी इशू कर सके। मोर ओवर द लॉ
legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India. लेकिन ऐसा भी लॉ बनाया गया है जिसके अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप मनी को कर सकते हो, कोई भी आपसे मनी लेने के लिए मना नहीं कर सकता कि भाई मैं आपसे ये करेंसी ये सिक्के लेकर के मैं आपको चीज़ नहीं दूंगा. नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़. रुपीज़ के अंदर अगर आप किसी को पे कर रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, तो वो आपको लेने से मना नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट ऑथोराइज कर चुकी है इस चीज़ को. हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसलिए रुपी क्या बन गया हमारा? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज. समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. कुछ इन बिटवीन क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर से. सो यू हैव टू रीड इट केयरफुली, लर्न इट केयरफुली. Thanks for watching. This is first part of this chapter. Stay home, stay safe.